वेलकम बैक टू सीक्रेट बैंकर, आपका नया रेगुलेटरी ट्रांसलेटर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइविंग में हो या स्क्रीन देखने के लिए टाइम नहीं है, बस ये ऑडियो सुन लीजिए, आपके लिए काफी। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इजी टू अंडरस्टैंड है और प्रॉमिस करता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप किसी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाओगे। पेन और पेपर साथ में रख लो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा रेगुलेटरी मूव की जो क्वाइटली आया है और अभी अननोटिसेबल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट वॉलेट, फिनटेक्स, प्रीपेड कार्ड्स और प्योर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर काफी डीप हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रिलीज किया हुआ है अप्रैल में, और उसका रिकमेंडेशन उसने पूछा है मई 22 को। अगर पब्लिक के पास कोई भी रिकमेंडेशन या और अपना सजेशन दे सकते हो। और इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई क्या बदलना चाहता है, एग्जिस्टिंग रूल से कितना डिफरेंट है नया रूल, कस्टमर्स को क्या फायदा हो सकता है, बिजनेस के लिए ये हेडेक है या अपॉर्चुनिटी है, और एंड में अगर हम कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ ऑफ एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते तो आरबीआई को क्या रिकमेंड करते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, आरबीआई ने सडनली ये ड्राफ्ट क्यों निकाला? देखिए, पेमेंट्स वर्ल्ड में कुछ चीजें बहुत फास्ट बदलती है। 5-6 साल पहले वॉलेट का यूज क्या होता था? आप या तो मोबाइल रिचार्ज करते थे, कैश पेमेंट करते थे या फिर छोटे ऑनलाइन स्पेंड करते थे। आज क्या हो रहा है? वॉलेट मर्चेंट इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है, गिफ्ट कार्ड्स कॉर्पोरेट इंसेंटिव प्रोग्राम का पार्ट बन चुका है, ट्रांजिट पेमेंट प्रीपेड रेल्स बन चुके हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रीपेड एक्सपेंसेस टूल आ गए हैं। मतलब प्रीपेड प्रोडक्ट साइड फीचर्स नहीं रहा। और जब कोई चीज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल पार्ट बन जाता है, रेगुलेटर नेचुरली उससे डीपर लेवल पर देखना शुरू कर देता है। मुझे पर्सनली ये ड्राफ्ट एक लाइन में ऐसा लगता है, आरबीआई कहना चाहता है अगर प्रीपेड इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है तो रेगुलेशन भी मैच्योर करना पड़ेगा और होगा। चलिए एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये पीपीआई होता क्या है? आपके पास 2,000 रुपए वॉलेट में है, आपने उन्हें डिपॉजिट किया है वॉलेट में, फिर उस वॉलेट से आपने फूड ऑर्डर किया, कैब बुक किया या किसी मर्चेंट को पेमेंट कर दी। यही है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पहले पैसा लोड हुआ, बाद में स्पेंड हुआ, और यही पीपीआई का कोर कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल तो आपके सामने बतेरो है, ढेरों है, जैसे गिफ्ट कार्ड्स, प्रीपेड डेबिट स्टाइल कार्ड्स, मेट्रो कार्ड्स, फर्स्ट टैग जो आपके कार में यूज होते हैं, या फिर एम्प्लॉय मील कार्ड जिससे आप ओनली फूड आइटम्स वगैरह खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पीपीआई बैंक अकाउंट नहीं होता है, लेकिन कस्टमर के लिए पेमेंट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बैंक अकाउंट जैसे ही होता है। और यहीं से रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होता है, क्योंकि जब कस्टमर को प्रोडक्ट पेमेंट अकाउंट जैसे फील हो तो रेगुलेटर नेचुरली कस्टमर प्रोटेक्शन का लेंस स्ट्रॉन्गर करता है। अब बिजनेस साइड से समझ लेते हैं। काफी लोग सोचते हैं वॉलेट में पैसा पड़ा है, बस उतना ही तो बात है, लेकिन बिजनेस के लिए पीपीआई का रियल वैल्यू ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं होता है, वैल्यू होता है कस्टमर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक मर्चेंट इकोसिस्टम है। अगर कस्टमर हर बार डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे करे, मर्चेंट को एक पेमेंट मिलती है, लेकिन अगर कस्टमर वॉलेट यूज करे, मर्चेंट के पास रिपीट बिहेवियर का चांसेस बढ़ जाता है। वॉलेट बैलेंस साइकोलॉजिकली स्पेंड को स्टिकी बना देता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जांपल लो। अगर एक कंपनी एम्प्लॉय को एक्सपेंस कार्ड देती है, कंपनी स्पेंडिंग कंट्रोल कर सकती है। ये सिर्फ पेमेंट नहीं है, ये स्पेंड गवर्नेंस टूल है। ट्रांजिट इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लो। अगर आप मेट्रो कार्ड या मोबिलिटी वॉलेट यूज करते हो, यूजर कन्वीनियंस बढ़ जाती है, ट्रांजेक्शन स्पीड हो जाता है। इसीलिए एक लाइन याद रखिए, पीपीआई पेमेंट प्रोडक्ट कम है, इकोसिस्टम रिटेंशन प्रोडक्ट ज्यादा है। अब आते हैं एक्चुअल रेगुलेटरी शिफ्ट पर। अगर एक सेंटेंस में मैं समझाना चाहूँ, ओल्ड फ्रेमवर्क का फोकस था ऑपरेशनल चीजें को अलाउ करना, न्यू ड्राफ्ट का फोकस है रिस्क गवर्न करना, कंप्लायंस को बढ़ावा देना। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रूल्स काफी हद तक सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन के थ्रू इवॉल्व हुए। अब आरबीआई एक कंसोलिडेटेड मास्टर फ्रेमवर्क लाना चाहता है। ये क्यों मैटर करेगा? इमेजिन एक फिनटेक प्रोडक्ट टीम को अगर रूल्स स्कैटर्ड हैं, इंटरप्रिटेशन का रूम ज्यादा हो जाता है। अगर रूल्स कंसोलिडेटेड है, एम्बिग्यूटी कम हो जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाता है। ये ड्राफ्ट वही कर रहा है, ऑपरेशनल फ्रीडम से थोड़ा मूव करके स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब ये स्लाइड ऑनेस्टली पूरे वीडियो की बैकबोन है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको इसका नोट लेना है तो यहीं पे थोड़ा पॉज कर लीजिए, स्लाइड को देख लीजिए। मैं सिंपल एग्जांपल में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, पहले मल्टीपल सर्कुलर का इकोसिस्टम था। अब वो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मतलब लीगल रीडिंग इजियर हो जाएगी, बट वर्क अराउंड स्पेस कम हो सकता है। रेगुलेटरी फिलोसॉफी क्या है? पहले क्वेश्चन आता था ये अलाउड है, अब क्वेश्चन आएगा
कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है आपके पास? ये कंप्लायंस वर्ल्ड में ह्यूज शिफ्ट है। कस्टमर प्रोटेक्शन पहले सेफगार्ड थे, अब डिस्क्लोजर, रिफंड्स, ग्रीवेंस एक्सपेक्टेशंस और सार पर हो रहे हैं। एग्जांपल ले लो, अगर कस्टमर का वॉलेट में ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पहले ऑपरेशनल हैंडलिंग इनफ थी, अब रेगुलेटर लाइकली कस्टमर आउटकम पर ज्यादा फोकस करेगा। फ्रॉड एंड मिसयूज कंट्रोल, आज फ्रॉड सिंपल नहीं रहा। अकाउंट टेक ओवर, सिंथेटिक आइडेंटिटीज, म्यूल अकाउंट, ये रियल इश्यूज हैं। पीपीआई इश्यूर से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेगा। सुपरवाइजरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब ऑडिट ट्रायल कब आरबीआई ये पूछ ले कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, आंसर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड लॉजिक के साथ। और यही मॉडर्न पेमेंट कंप्लायंस के रियल मीनिंग है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन, अभी क्यों ये चेंजेस आया? सिंपल आंसर है स्केल। यूपीआई ने कस्टमर बिहेवियर बदल दिया। आज डिजिटल पेमेंट नॉर्मल हैबिट बन चुकी है, और जब स्केल बढ़ती है रिस्क भी स्केल अप होता है। एक स्मॉल फ्रॉड 10 कस्टमर को हिट करे तो मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन सेम वीक कंट्रोल 10 लाख यूजर को हिट करे, सिस्टमेटिक इश्यू बन सकती है। इसलिए मुझे लगता है आरबीआई एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है, मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो रहा है, रेगुलेशन को कैचअप करना ही पड़ेगा, और ऑनेस्टली रेगुलेटर का काम भी वही होता है। अब कस्टमर एंगल क्या है? आप और मैं कस्टमर होते तो हम क्या चाहते? बहुत सिंपल चीजें, पैसे सेफ रहे, फीस क्लियर हो, डिस्प्यूट फास्ट रिजॉल्व हो, अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो। मान लो आपने वॉलेट से पेमेंट की, मर्चेंट को क्रेडिट नहीं हुआ, वॉलेट बैलेंस डेबिट हो गया। कस्टमर को क्या चाहिए? बस एक चीज, क्लैरिटी। किससे बात करनी है, कब रिफंड मिलेगा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ड्राफ्ट एग्जैक्टली यही ट्रस्ट आर्किटेक्चर स्ट्रेंथन करता हुआ लगता है। डिजिटल पेमेंट्स में लॉन्ग टर्म एडॉप्शन का बेस टेक्नोलॉजी कभी नहीं होता है कस्टमर का ट्रस्ट। अब प्रैक्टिकल ट्रूथ पे आ जाते हैं, इस ड्राफ्ट का इमीडिएट इम्पैक्ट बिजनेस में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म में पेन ही पेन, ईश्वर को बहुत सारे पेन झेलने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस का मतलब होता है मोर गवर्नेंस मीटिंग, मोर डॉक्यूमेंटेशन, बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम, बेटर रिपोर्टिंग, बेटर ऑडिट रेडीनेस। ये सब कॉस्ट आता है और कॉस्टली अफेयर होते हैं। लेकिन एक सेकंड साइड भी है। सपोज मार्केट में 10 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से 8 लूज रन कर रहे हैं, 2 सीरियसली गवर्नेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब रेगुलेशन टाइटन होगा, सीरियस प्लेयर को एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कंप्लायंस कॉस्ट कभी कभी कम्पिटिटिव चैनल बन सकती है। अब देखिए मार्केट का स्केल। बिग नेम्स ऑलरेडी आपको पता है, पेटीएम, अमेजॉन पे, मोबीक्विक, फोन पे, पाइन लैब, ये कोई नीश साइड बिजनेस नहीं है। वन डिस्क्लोज डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग मोबीक्विक ने मई 2024 में 23% ऑफ वॉलेट ट्रांजैक्शंस वैल्यू शेयर क्लेम किया था। सो जब मार्केट मीनिंगफुल स्केल पर हो, रेगुलेटरी टाइटनिंग सरप्राइजिंग नहीं होती। अगर मैं इश्योर साइड से होता, कंप्लायंस ऑफिसर या सीईओ होता, तो मेरी रिक्वेस्ट आरबीआई से सिंपल ये होती, स्ट्रॉन्ग रूल्स लाओ बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। एग्जाम्पल के लिए, अगर ओवरनाइट मेजर गवर्नेंस चेंज आ गया, स्मॉल प्लेयर स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए फेस्ड रोल आउट सेंसिबल है। लो वैल्यू गिफ्ट कार्ड और हाई रिस्क फुल केवाईसी वॉलेट को सेम बर्डन देना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इंटरऑपरेबिलिटी कॉस्ट क्लैरिटी भी देना जरूरी है। और साथ ही साथ इसी ड्राफ्ट के साथ एफएक्यू भी रिलीज करना मैटर करता है, क्योंकि रेगुलेशन का बिगेस्ट इश्यू वर्डिंग नहीं होता, इंटरप्रिटेशन होता है। अब बिग क्वेश्चन ये है कि ये रोड ब्लॉक है या अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में रोड ब्लॉक फील हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर डिफरेंट है। मर्चेंट ट्रस्ट इंप्रूव हो सकता है, कॉर्पोरेट प्रीपेड यूज केस ग्रो कर सकते हैं, ट्रांजिट एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम डीपर इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप इजियर हो सकते हैं। एक हिडन ट्रूथ बताऊं, सीरियस कैपिटल को एम्बिग्यूटी पसंद नहीं होती, रेगुलेटरी क्लैरिटी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? मेरे हिसाब से आरबीआई प्रीपेड इकोसिस्टम को स्लो नहीं कर रहा है, आरबीआई उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट से ट्रस्टेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव। और अगर ये बैलेंस्ड फॉर्म में इंप्लीमेंट होती है, तो विनर वो होंगे जो आज से गवर्नेंस सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अब जेन्युइनली आपका व्यू जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये ड्राफ्ट अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन क्रिएट कर रहा है या इंडिया के प्रीपेड इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्गर बना रहा है? कमेंट में आपका टेक जरूर लिखिए। मैं स्पेशली देखना चाहता हूँ मेरे जितने बैंकर, फिनटेक ऑपरेटर और कंप्लायंस प्रोफेशनल दोस्त हैं, उनका प्रैक्टिकल व्यू क्या है। साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इससे लीगल एडवाइस, कंप्लायंस एडवाइस, रेगुलेटरी एडवाइस या बिजनेस रिकमेंडेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बिजनेस कंप्लायंस या ऑपरेशनल डिसीजन लेने से पहले
ऑफिशियल आरबीआई सर्कुलर, ड्राफ्ट डायरेक्शन और अपने प्रोफेशनल एडवाइजर का जरूर रेफरेंस ले लें। इस वीडियो में शेयर की गई व्यूज और एनालिसिस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है और ये हर इंस्टीट्यूशन या बिजनेस मॉडल पर सेम तरह से अप्लाई नहीं होती। अगर आपको ऐसे ही बैंकिंग, फिनटेक और आरबीआई एंड कंप्लायंस एक्सप्लेन पसंद आ रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।